अब कुछ बच्चे आके मुझसे पूछते सर ये रेशियो सेक्शन फॉर्मूला में नॉन रियल हो सकता है क्या? मैंने पूछा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि वो कह रहे सर कुछ क्वेश्चंस में इस तरह की चीज आ रही है कि रेशियो जैसे यहां पर 3+4 आयोटा के साथ एक कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2+4 आयोटा के साथ एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे इन दोनों का एडिशन आ रहा है। इस तरह के हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए और हम कर रहे हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी मेहनत सी लग रही है, लेकिन क्या रेशियो सेक्शन फॉर्मूला में नॉन रियल हो सकता है? एक्चुअली हो सकता है। और ये वीडियो हमें उस नॉन रियल रेशियो का मीनिंग समझाएगा। और जो बच्चे इस चीज को जानते नहीं है उनको थोड़ा उसको इंटरप्रेट करने में दिक्कत आती है। वो क्वेश्चंस करते कैसे हैं? वो काफी कॉमन क्वेश्चंस में आपको दिख जाएगा ऐसा। और वो क्वेश्चंस कैसे करते हैं? वो मजदूरी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेहनत मेहनत कर करके करते हो। लेकिन अगर उनको इंटरप्रिटेशन ये समझ में आएगा तो शायद कई बार क्वेश्चंस एक एक लाइन के भी होंगे। तो ये इंटरप्रिटेशन इतना ऑब्वियस है एकदम आंखों के सामने, तो इसको छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ये रेशियो कैसे सेक्शन फॉर्मूला में नॉन रियल हो सकता है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। उसके पहले सेक्शन फॉर्मूला हम सब जानते हैं कि ए बी एक सेगमेंट है, उसको λ/1 रेशियो में डिवाइड करते हैं तो λ/b+1 × a अपॉन λ+1, और लैम्डा अगर रियल होता है तो इसे एक पॉइंट सी आ जाता है तो उसी सेगमेंट पर होता है। दिस वी ऑल नो। पर क्या होगा अगर लैम्डा अगर नॉन रियल हो? तो ये सी किधर चला जाएगा? सी किधर होना चाहिए अगर लैम्डा एक नॉन रियल क्वांटिटी है? और इसको समझने के लिए पहले सेक्शन फॉर्मूला का असली एसेंस समझते हैं, तो फिर ये विद इन फ्यू सेकंड्स हमें क्लिक कर जाएगा। और बड़ी मजेदार चीज है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सेक्शन फॉर्मूला एक्चुअली है क्या? जैसे C इज इक्वल टू λ/b+a/λ+1 वो पॉइंट है जो सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से मिल रहा है। इसी को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो λc+c इज इक्वल टू λb+a आता है, तो c-a इज इक्वल टू λ टाइम्स b-c आता है। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? इसका मतलब यह है कि यहां पर एक C नाम का पॉइंट है और c-a, और ध्यान दीजिए मैं वेक्टर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं डायरेक्शन के साथ। c-a नाम का जो एरो है वो b-c इस एरो के लैम्डा टाइम्स है लेंथ में, मतलब दोनों की डायरेक्शन इधर ही है। तो c-a इज लैम्डा टाइम्स b-c। इनफैक्ट यही एसेंस है कि अगर आपको रेशियो λ/1 दिया है ना, तो पहला रेशियो a से c जाने का और फिर c से b जाने का, ये λ/1 होता है। तो a टू c वाला वेक्टर और फिर c से b वाला जो वेक्टर है उनके बीच में λ/1 का रेशियो होता है लेंथ वाइज, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम ही है। और अगर ये चीज हमें अच्छे से क्लियर होती है तो हमें यह भी समझ में आ जाता है कि एक्सटर्नल डिवीजन के जब क्वेश्चन आते हैं तो लैम्डा नेगेटिव क्यों हो जाता है, एक्सटर्नल डिवीजन में रेशियो नेगेटिव हो जाता है ना। उसका रीजन समझिए। अगर पॉइंट सी बीच में है तो ए टू सी और फिर सी टू बी, ध्यान दीजिए ए से सी और फिर सी से बी जाना है, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। तो यहां पर ए टू सी और सी टू बी इनकी डायरेक्शन सेम ही है, तो इसलिए इन दोनों का रेशियो एक पॉजिटिव नंबर आता है। लेकिन इस केस में देखिए अगर सी पॉइंट बाहर होता तो ए से सी और फिर सी से बी, तो आपको दिख रहा है ना डायरेक्शन उल्टी हो रही है, तो वो दोनों वेक्टर्स का रेशियो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस वजह से वो उसमें वो माइनस लैम्डा आ जाता है। और ये इंटरनल का कहानी है, ये एक्सटर्नल की कहानी है। तो क्लियरली डायरेक्शन का सेंस होता है सेक्शन फॉर्मूले में। और अब अगर ये लैम्डा नॉन रियल हो जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए, तो क्या खेल चलेगा उसके बारे में जरा ध्यान से देखिएगा। क्योंकि लैम्डा अगर नॉन रियल हो गया तो ऑफकोर्स हमारे आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे, तो डिस्कशन को हमें आर्गुमेंट प्लेन में शिफ्ट करना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए लैम्डा एक के सिस थीटा नाम का कॉम्प्लेक्स नंबर, आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को के विच इज इट्स लेंथ इनटू सिस थीटा की फॉर्म में ले सकते हैं। सिस थीटा कुछ नहीं, वही ई रेस्ट पर आयोटा थीटा होता है। हमने पोलर फॉर्म में लिया है क्योंकि उसकी फॉर्म में बहुत इजीली इंटरप्रेट किया जा सकता है। उस केस में आपका सी जो है के सिस थीटा बी प्लस ए अपॉन के सिस थीटा प्लस 1 आ जाएगा। इसके कई सारे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे, आयोटा बी प्लस ए अपॉन आयोटा प्लस 1, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। फिर वो कहता है बताओ कुछ कुछ करो, आपको लगता है तो सेक्शन फॉर्मूला, बस कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अच्छा यहां ए बी सी पॉइंट्स हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो लैम्डा हमने के सिस थीटा लिया है, वहां से हमने शुरुआत की है। अब वापस वैसे ही रीअरेंज करेंगे तो इसका मतलब वही होगा कि c माइनस ए मस्ट बी लैम्डा टाइम्स b माइनस सी, मतलब a से c जाएंगे और फिर c से b जाएंगे। तो इस बार जो रेशियो आता है लैम्डा आता है वो एक के सिस थीटा।
पहले एक रियल नंबर होता था तो ऐसा लगता था ये जो वेक्टर है इसी वेक्टर को एक सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगला वाला वेक्टर आ जाता था। अभी इस वेक्टर को, कॉम्प्लेक्स वेक्टर को, हम उस तक लाने के लिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब जो दूसरा वाला है ना, सेकंड वाला, ये ए से सी जाने के बाद जो सी से बी जाने वाला वेक्टर है उसको हम केस थीटा से जब तक रोटेट नहीं करेंगे तब तक वो इसके लॉन्ग नहीं आएगा। तो यहीं से इसका एसेंस असली कैच होता है कि मतलब अगर हम ए से सी गए और फिर सी से बी गए, यानी ये जो बी माइनस सी है, इस बी माइनस सी को सिस थीटा से मल्टीप्लाई करना है, मतलब थीटा से रोटेट करना है और एंटी क्लॉकवाइज, और के से मल्टीप्लाई करना है, तो ये पिंक वाला वेक्टर और ये वाला ब्लू वाला वेक्टर सेम बन जाएंगे। इसका मतलब हम क्या क्या चीज समझ गए? इसका मतलब हम ये समझ गए कि पहली चीज, ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल हमारा पाई माइनस थीटा होगा हमेशा। और दूसरी चीज, ए टू सी और सी टू बी, ये जो दो सेगमेंट्स बनेंगे इनकी लेंथ का रेशियो भी k:1 होगा, क्योंकि इसकी लेंथ घूमने के बाद उसे k से मल्टीप्लाई करना पड़ा तब इसकी इक्वल आई। तो लेंथ का रेशियो k:1 है और बीच में एंगल पाई माइनस थीटा है। और अगर यही चीज हमें समझ में आती है तो तुरंत दिख जाता है कि सी पॉइंट ऐसे दो लोकस पर होगा कि c माइनस ए अपॉन सी माइनस बी, दोनों लेंथ का रेशियो k है, और वहीं पे आर्गुमेंट ऑफ c माइनस बी अपॉन सी माइनस ए विल बी पाई माइनस थीटा। और ये जो दोनों हमने देखे हैं कि मॉड्स का रेशियो इक्वल टू के और आर्गुमेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू अल्फा एक एंगल है, ये कोई हमारे से छुपे हुए नहीं है। ये जो दोनों की दोनों चीजें हैं ये, अच्छा इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इधर नीचे वो लेना है बी जिसके साथ लैम्डा है और इधर ऊपर वो लेना है जिसके साथ लैम्डा है। उस अरेंजमेंट के हिसाब से हम लोग कन्वेंशन बनाएंगे इसका। अब ये जो दोनों हैं इन दोनों के इंटरसेक्शन पर सी होगा। सी दोनों काम कर रहा है, सी लेंथ का रेशियो भी के मेंटेन कर रहा है और सी वो एंगल भी पाई माइनस थीटा बना के ही छोड़ेगा उन दोनों के बीच का। आप खुद जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जब ऐसे एक सर्टेन एंगल फिक्स होता है तो यही वाला लोकस आता है, आर्गुमेंट की फॉर्म में लिखते हैं। इसको हम थोड़ा सा भी इस वीडियो में भी रिवाइज करा देंगे, घबराइए नहीं। और आप अच्छे से जानते हैं कि ऐसे एक आर्क जैसा बनता है इसमें, सच क्वेश्चन आर डन। तो सी ये दोनों काम करेगा और ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकस हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। मैं थोड़ा सा इनको नटशेल में रिवाइज करा देता हूं ताकि आप इसको और अच्छे से एंजॉय करें। ये दोनों के ऊपर ऐसा कोई जेई का पेपर गया नहीं जिसमें इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन आया नहीं, और जो चीज इन दोनों के मिक्सचर से बन रही है वो भी कितने मजे से आपको जेई में मिल सकती है, ये आप खुद समझ सकते हैं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि जब मान लीजिए सी माइनस ए और सी माइनस बी ये जो रेशियो है ये किसी पॉइंट का दो दूसरे पॉइंट से, तो हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं कि पॉइंट पी का लोकस निकाल रहे हैं, सच उसका डिस्टेंस एम से निकाल रहे हैं और एन से निकाल रहे हैं, वो रेशियो क्या है। मैं जानबूझकर पिछले वाले लेटर्स यूज नहीं कर रहा क्योंकि मैं इसका एक जनरल फॉर्मूला आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूं जिसकी हेल्प से आप बाकी क्वेश्चंस भी कर सकें, सिर्फ इसी क्वेश्चन को नहीं। तो पीएम अपॉन पीएन का जो लेंथ का रेशियो है वो के, और एम और एन दो फिक्स पॉइंट है, मतलब एम इधर, लेट्स से एन इधर है, एम इधर है, और ये जो लेंथ का रेशियो है इन दोनों लेंथ का रेशियो के आ, तो ऐसे पॉइंट पी कहां जाएगा। अब कुछ चीज तो बहुत ही ऑब्वियस है कि अगर के 0 हो गया तो पॉइंट पी जो है एम पर ही कोइंसाइड कर जाएगा। ऑफ कोर्स अगर के 0 हो गया तो पॉइंट पी एम पर ही बैठ गया, यानी लेंथ ही 0 है। के अगर 1 हो गया तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा एम एन का, क्योंकि उस केस में पीएम और पीएन इक्वल हो जाएंगे। पॉइंट पी उस केस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। उसके अलावा पॉइंट पी हमेशा एक सर्कल पे लाई करता है जिसका नाम होता है अपोलोनियस सर्कल। उसका प्रूफ वगैरह हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह में कई बार किया होता है, और वो चीज के जब 0 से 1 या 1 टू इंफिनिटी होता है तब होती है। हमें सिर्फ के ग्रेटर देन 1 के फॉर्मूले बनाने की जरूरत है। क्यों? मान लीजिए अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है 1/3, तो आप कुछ मत करिए, बस इसको उल्टा लिख दीजिए। तो हम जो फंडा बना रहे हैं उस फंडे में अब m का काम n करेगा, n का काम n करेगा, और आपका वापस k ग्रेटर देन 1 हो। तो हम k ग्रेटर देन 1 के लिए आंसर बनाएंगे, और वो आंसर जो आते हैं उनको भी जरा एक बार नोट कर लीजिए।
फॉर k ग्रेटर देन 1 लोकस ऑफ p इज अ सर्कल। अब सर्कल है तो उसके बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, उसका रेडियस पता होना चाहिए। उसका रेडियस आता है k टाइम्स लेंथ ऑफ mn अपॉन k स्क्वायर माइनस 1। यू कैन लर्न इट डायरेक्टली। सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर विच आर यूज्ड एंड वेयर इट यूजेस दिस डायरेक्ट फॉर्मूला। सेंटर जो है mn को k स्क्वायर इज टू 1 एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, मतलब सेंटर का आंसर ये आएगा, ये mn है, इसको k स्क्वायर इज टू 1 तो -1 लिख देते हैं, इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो सेंटर ये होगा। ऑल्सो जो नीचे वाला होता है वो पॉइंट इस सर्कल के अंदर होता है, ऊपर वाला पॉइंट बाहर होता है। मतलब कुछ कुछ इस तरह की चीज बनती है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दिखाता हूं, मॉड ऑफ z माइनस 5 अपॉन z माइनस 7 इज इक्वल टू 2 है। तो सबसे पहली बात, रेडियस क्या होगा, रेडियस विल बी k अपॉन k स्क्वायर माइनस 1 इंटू लेंथ ऑफ mn, तो रेडियस हमारा 2 है। सेंटर क्या होगा, 5,0 और 8,0 को k स्क्वायर इज टू 1 में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, एक्सटर्नल डिवीजन से आंसर निकाला तो सेंटर का आंसर 9,0 है। इसी का अगर हम डायग्राम बना के देखेंगे तो इधर 5,0 ये 8,0, सेंटर इसका 9,0 कुछ यहां पर आएगा और रेडियस इसका 2 है। तो आप समझ सकते हैं ऐसा एक सर्कल होगा, और देख लीजिए 8 अंदर है 5 बाहर है। और वो जो रिजल्ट मैंने बताया वो अच्छे से याद रखिएगा, इसके ऊपर बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा फेवरेट है जेई का। आप पीवाईक्यूज में देखिए लाइन से मिल जाएगा, ये रिजल्ट याद रखने जरूरी है, डिराइव करने की हर बार जरूरत नहीं है। अच्छा वहीं पे ये जो इस तरह के होते हैं आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z2 अपॉन z माइनस z1 इज इक्वल टू अल्फा, इनको कैसे बनाते हैं, इनको कुछ नहीं, जैसे लेट्स से z1 है z2 है, तो बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। आप z1 जो कि नीचे वाला है से z2 तक एक लाइन बना दीजिए ऐसे, और इसे नई एक्स एक्सिस की तरह ट्रीट कीजिए। अब मान लीजिए अल्फा पॉजिटिव है तो आपको आर्क ऊपर बनाना है, तो अगर अल्फा पॉजिटिव है तो आपका आर्क इधर बने, ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा। अब ये वाला आर्क कब बनेगा, जब अल्फा एक्यूट होगा, और ये वाला कब बनेगा, जब अल्फा ऑब्ट्यूज होगा। अगर अल्फा नेगेटिव है तो आर्क नीचे बनेंगे ऐसे, तो इसे नई एक्स एक्सिस की तरह ट्रीट कर दीजिए, z1 से z2 तक जा रहे हैं एक्स एक्सिस की तरह है। अल्फा पॉजिटिव पे ऊपर आर्क बनेंगे, अल्फा नेगेटिव पे नीचे आर्क बनेंगे। तो इधर मॉड अल्फा अगर ऑब्ट्यूज है तो ये वाला, और मॉड अल्फा अगर एक्यूट है तो ये वाला। मॉड अल्फा अगर π/2 हो गया तो आपका सेमी सर्कल ही बन जाए। मतलब आप बड़े आराम से एक एक लाइन में बना सकते हो। जैसे अगर ये वाला क्वेश्चन है, कोई गंदा सा भी क्वेश्चन दे दूं मैं, z माइनस 3 माइनस 2i अपॉन z माइनस 5 माइनस 7i इज इक्वल टू लेट्स से माइनस π/4, ये क्वेश्चन है। अब कई बच्चे ना इसको स्केच करने के लिए भी बड़ी मेहनत करते हैं, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कई लोग ऐसे बनाते हैं फिर वेक्टर ऐसे रोटेट करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। एक लाइन में आंसर आएगा। आपको क्या करना है, देखिए व्हाट यू हैव टू डू इज, जो Z2 है वो 3,2 है, which is 3,2 and Z1 is 5,7, ये Z1। तो Z1 से Z2 तक जाते हुए को एक्स एक्सिस ले लीजिए। तो अब आप ऊपर से देख रहे हैं एक तरह से, समझ रहे हो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस इस तरफ जाएगी। तो हमारा अल्फा नेगेटिव है और एक्यूट है, तो पॉजिटिव होता तो इस तरफ बनाते, अब हमें इस तरफ बना, दिस शुड बी, समझ रहे हो। तो जैसे आपने एक्स एक्सिस ऐसे बनाई ना, तो जो पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन है वहां तब बनता है जब अल्फा पॉजिटिव होता है। आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऐसे बनाई तो पॉजिटिव वाई एक्सिस इधर है तो अल्फा पॉजिटिव इधर बनेगा, पूरा खेल। अब आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर से है तो मतलब आप इधर से खड़े होकर देख रहे हैं, तो अल्फा पॉजिटिव पे आप इधर बनाते, अल्फा नेगेटिव पे आप इधर बनाएंगे, और मॉड अल्फा एक्यूट है तो आपका मेजर आर्क बन रहा है। समझ रहे हैं आप, किससे बड़े आराम से आप कर सकते हैं। आप खुद इसे चेक भी कर सकते हैं कि अगर यहां पे z है तो z माइनस ये वाला जो एरो है और ये वाला जो एरो है, नीचे वाले एरो को ऐसे π/4 से रोटेट करना पड़ रहा है, जो कि क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो ऊपर वाला, तो ये बड़े आराम से यूं ही ऐसे। तो पिछला वाला जो लोकस था जिसमें लेंस का रेशियो था वो तो हमें याद ही रखना है, और ये वाला भी एकदम फटाक से बन जाएगा।
और अब अगर हम इन दोनों को एब्जॉर्व कर चुके हैं तो हम इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बड़े आराम से कर सकते हैं। ये जो सेक्शन फॉर्मूला वाला खेल है, मान लो Z1 Z2 दो पॉइंट्स हैं जो मैंने डायग्राम में बना रखे हैं, Z3 ये पॉइंट है, Z3 ये भी है, Z3 ये भी है, तीनों केसेस में Z3 को लोकेट कर। तो चलिए सबसे पहला वाला पकड़ते हैं, आयोटा Z2 प्लस Z1 अपॉन आयोटा प्लस 1। तो यहां K सिस थीटा आयोटा है, तो K तो हो गया 1, थीटा हो गया पाई बाय 2, और पाई माइनस थीटा हो गया पाई भी, वो भी पाई बाय 2। याद रखिए हमारा जो इक्वेशन आई थी दोनों, उसमें K की जरूरत थी कि वो रेशियो कितना है, और पाई माइनस थीटा एंगल की जरूरत थी, थीटा नहीं, ये मिस्टेक मत करिएगा, पाई माइनस थीटा की। तो खैर इस केस में तो पाई बाय 2 ही है, तो पाई बाय 2 पे पाई माइनस थीटा लो चाहे थीटा लो, एक ही बात होती है, तो ये पाई बाय 2 मिल जाएगा। अब K इक्वल टू 1 पे क्या शेप होगी उस लोकस की, क्योंकि उस Z3 को दोनों सेटिस्फाई करना है भाई। K इक्वल टू 1 पे यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड इट विल बी दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इस पे लाई करेगा। दूसरी चीज, अब अगर हम लोग आर्क के हिसाब से देखें कि भाई वो एंगल पाई बाय 2 बनना चाहिए, वो एंगल क्या बनना चाहिए, पाई बाय 2। तो हमने वही Z1 से Z2 तक ये लाइन बनाई, और यहां पर इस तरह से होगा कि वो सेमी सर्कल बनेगा, तो ये वाला पॉइंट Z3 होगा, ये वाला, और यहां पे कितना एंगल होगा, ये 90 डिग्री, एक बेसिकली आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। और आप देख भी सकते हैं, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि आप Z1 माइनस Z3 को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो Z2 माइनस Z3 आता है, विच इज सेम एज Z1 आयोटा इज इक्वल टू Z3 आयोटा माइनस Z3, और दिस इज प्लस Z2। पूरे को प्लस Z2 नहीं, माइनस Z2, पूरे को आयोटा से डिवाइड कर दूं तो आयोटा Z2 प्लस Z1 इज इक्वल टू Z3 प्लस Z3 आयोटा, तो वही आ गया आपका Z3 कम्स आउट टू बी Z2 आयोटा प्लस Z1 अपॉन आयोटा प्लस 1। वही तो वेरीफाई भी करके आपको दिखा दिया मैंने, वही वर्क कर रहा है। ये दिख रहा है ना, Z1 माइनस Z3 को आयोटा से रोटेट करेंगे तो ये बन जाएगा। तो काफी कूल सी चीज है। चलिए दूसरा वाला देखते हैं। तो बेसिकली आपको करना कुछ नहीं है, आपको एक तो K वाले लोकस को देखना है कि K वाले की वजह से क्या होगा, और दूसरा बस उस एंगल को देखना है, उस एंगल में वो Z1 Z2 वही उसी आर्क के थ्रू आप समझ सकते हैं। जैसे ये वाला देखिए, अगली बार ओमेगा है तो K सिस थीटा ओमेगा हो गया, तो K1 हो गया, इसका मतलब वापस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा। थीटा 120, ओमेगा इज योर सिस 2 पाई बाय 3 वाले को हमने ओमेगा लिया है, ओमेगा के लिए थीटा 120 डिग्री है, तो पाई माइनस थीटा 60 डिग्री होगा, तो इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यहां एक पॉइंट आएगा जिसपे 60 डिग्री बना रहा होगा। एक्चुअली उस केस में इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा क्योंकि तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी। वहीं पे एक और देखिए, मान लीजिए ऐसा अजीब सा है, √2 प्लस √2 आयोटा Z2 प्लस Z1 अपॉन √2 प्लस √2 आयोटा प्लस 1। इसमें आपका K कितना है, K2 है, क्योंकि K सिस थीटा ये थीटा पाई बाय 4 है, तो पाई माइनस थीटा 3 पाई बाय 4 होगा। अब अगर K2 है तो सबसे पहले तो पाई माइनस थीटा अगर 3 पाई बाय 4 है, तो सबसे पहले तो हम इसको स्केच करेंगे, इसको स्केच करेंगे। ये कैसे स्केच होगा, तो यहां से हमने एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस जैसा इमेजिन किया, पॉजिटिव वाई एक्सिस इधर होगी, तो यहीं पर एक 3 पाई बाय 4 जैसा के लिए एक आर्क बन जाए, माइनर आर्क बनेगा क्योंकि वो ऑब्ट्यूज एंगल है। और वहीं पे अब वो कह रहा है कि K 2 है, तो फॉर K इक्वल टू 2 यू विल गेट अ सर्कल जिसका सेंटर कुछ यहां पर होगा और रेडियस वगैरह आप निकाल ही सकते हैं। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पे ये वाला पॉइंट होता हो Z3, दिस इज योर Z3। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी अगर हम इसको समराइज करें फाइनली, और ध्यान रखिए वही एंगल 3 पाई बाय 4 होगा और इन दोनों लेंथ का रेशियो वही 2 होगा। अगर हम इसी चीज को समराइज करें
कि जब भी ऐसा कुछ आपको सेक्शन फॉर्मूला में दिखे तो आपको करना कुछ नहीं है, इसमें जिसके साथ वो नंबर है उसे Z2 मानना है। तो Z1 Z2 बनाओ, Z1 Z2 के साथ पाई माइनस थीटा वो एंगल बनेगा वहां पे, और वो जो लेंथ का रेशियो होगा वो K होगा। और इट मेक सेंस ऑल्सो, अगर लैम्डा रियल है तो उसी सेगमेंट पर ही लाइन पे चला गया, लैम्डा नॉन रियल है तो वो हवा में उड़ गया। तो यस। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि इसको रट लो, कई बच्चे इसको रटने की भी कोशिश करेंगे, अब इसको रट लेता हूं, रटो मत, रटने में ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा, रटो मत। पर ये फील ले लो कि अच्छा अच्छा, यानी ये वाला पॉइंट हम लोकेट कर सकते हैं, क्या पता जरूरत पड़ जाए। वो आप एग्जाम में ही करना कि अच्छा अच्छा इसको ऐसे रीअरेंज किया, अच्छा हाँ ये तो एंगल भी दे रहा है और लेंथ का रेशियो भी दे रहा है, समझ गए समझ गए। भाई आप खुद ये सोचो कि जब आप इस चीज को रीअरेंज करोगे, जब आप इस चीज को रीअरेंज करोगे, व्हाट विल हैपन? जब आप इस चीज को रीअरेंज करोगे, so what will happen? You will get this. So Z3 minus Z1 upon Z3 minus Z2 will be K cis, अब यहां पे एक माइनस कॉमन आएगा तो K cis माइनस ऑफ सिस थीटा विल बी पाई प्लस थीटा, इस तरह का आ रहा है। एक बार देखिए जरा, Z3 K cis थीटा माइनस, हाँ जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आप खुद ही देख सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अभी देखो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, मेरे से सिली मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको यही मिलता है। और एग्जाम में चाहे कहीं दिमाग ऐसा ट्रबल हो जाए एकदम को, क्योंकि मेरे से सिली मिस्टेक हो गई थी, मेरे को देख नहीं रहा था मैंने किधर मल्टीप्लाई नहीं किया, ये आ रहा है। अब इसमें देखिए, हम सबसे पहले एक माइनस उधर लेके जाएंगे, तो Z3 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z2 विल बी माइनस K सिस थीटा विल बी K सिस थीटा प्लस पाई। अब अगर मैं लेंथ का रेशियो लूं तो Z3 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z2 की जो लेंथ है वो तो K का रेशियो देगी, क्योंकि इस वेक्टर को K सिस इस एंगल से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है, तो लेंथ का रेशियो तो K हो गया। और वहीं पर अगर मैं इसको उल्टा करके आर्गुमेंट लूं इसका Z3 माइनस Z2 का, क्योंकि ध्यान रखिए इस बार इसको ऊपर रख रहे हैं, Z3 माइनस Z1, तो आर्गुमेंट हमारा थीटा प्लस पाई आएगा, माइनस ऑफ थीटा प्लस ये आएगा, जिसमें 2 पाई ऐड कर देंगे तो पाई माइनस थीटा आ जाएगा। ये देखिए, तो रीअरेंज करके भी हम लोग पहुंचे वही है, पर एग्जाम में कहां हमारा दिमाग फिर जाए, कैसा हो जाए, इसलिए थोड़ा सा पहले से पता हो तो हमें पता है हम सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं क्या है वो। ये सारी चीजें अगर पहले से दिमाग में होती है ना, तो हमारे को सिली मिस्टेक्स, नर्वसनेस, उन सबसे प्रोटेक्ट करती है। आपके सामने देखो, मैंने जब सोचो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में मिस्टेक हुई मुझसे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, उससे ज्यादा क्या होगा। और मुझे पता था कि कहां पहुंचना है, कुछ कुछ आइडिया था, तो इसलिए मैंने तुरंत उसको हटाया और दोबारा करा। समझ रहे हो? चलो अच्छा, तो रटने का नीड नहीं है, सिंपली बस ये याद रखो कि ये पाई माइनस थीटा ऐसा रहता है, लेंस का रेशियो K रहता है, तो ऐसा हवा में पॉइंट मिल जाता है, इसी आर्क पर रहेगा, मतलब Z3 जो है इसी आर्क पर रहता है और ये रेशियो K मेंटेन करता है। अब ये होमवर्क का क्वेश्चन है कि A पॉइंट दिया है ऐसा गंदा सा, B पॉइंट भी बहुत गंदा सा दिया है उसने, और C पॉइंट ऐसा डिफाइन किया है, और K ग्रेटर देन 0। तो फाइंड K इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज मैक्सिमम। तो सोच के बताइएगा कि क्या K होगा जिससे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मैक्सिमम होगा। जिन बच्चों को आज का लेक्चर नहीं पता, उसमें C को वो लोग x प्लस वाई आई वगैरह लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके C की वैल्यू निकाल के उससे ट्राइंगल का एरिया निकाल के, जो कि K की फॉर्म में आएगा, उधर से मैक्सिमाइज करेंगे। पर जो समझ सकते हैं कि इसका एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी है, वो शायद एक स्प्लिट सेकंड में आंसर दे सकते हैं। समझ रहे हैं? नॉनदलेस, अच्छा ये हम आपको बता दें कि इस साल हम बच्चों ऑल 3 सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं।
उन तीनों सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और उसमें जैसे मैथ्स के लिए अंशुल सर है, तो समझ लीजिए फिजिक्स के लिए भी अंशुल सर के लेवल की फैकल्टी है और केमिस्ट्री के लिए भी अंशुल सर के लेवल की फैकल्टी है। तो आप पहले हमारा बैच एनरोल कीजिए, उसके बाद जब हम 11th क्लास का रिवीजन कराएंगे तो उस वक्त आप बचे हुए सब्जेक्ट्स में एनरोल कर सकते हैं। जो बच्चा अभी सिर्फ मैथ्स के लिए एनरोलमेंट करने की जरूरत है, ओनली माय कोर्स, बाकी जो बचे हुए सब्जेक्ट्स होंगे उसमें आपको अच्छा खासा मेगा डिस्काउंट मिलेगा 50-60% तक, तो आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो आपको 11th का रिवीजन भी मिलेगा जो कि एकदम फ्री में आपको कराया जाएगा, ताकि आप 12th में उन अच्छे टीचर्स की चीज समझ सको। ऑल्दो बच्चों, मैं जानता हूं कि कई बच्चे अप्रिशिएट करते हैं जिस क्वालिटी को हम डिलीवर करते हैं क्लास में, और हम लोग किसी भी चीज को ना छोटा मोटा नहीं छोड़ते, मतलब इसे आधा कर लो, इसे कर लो, ऊपर ऊपर से नहीं। अब सोचिए, ये सब जो चीजें ये हमारे लेक्चर का ही कंपोनेंट है, जो हम बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं, हर एंगल से डिस्कस करते हैं। ऑल्सो हमारे लेक्चर बच्चों एक ज्यादा बड़े बैचेस नहीं होते। हमारे लेक्चर में हम लोग माइक ऑन करना अलाउ करते हैं, बच्चे डाउट पूछते हैं, हमारे डाउट सेशन बिल्कुल रेगुलरली होते हैं, उसमें भी माइक ऑन करना अलाउड है, और हर एक बच्चे के साथ हम पर्सनली कनेक्टेड रहते हैं। तो आप हमसे वो वाली फीस एक्सपेक्ट मत कीजिए कि जो फीस एकदम बहुत लो है, क्योंकि नहीं, क्योंकि ये जो टीचर्स हैं बच्चों, उन टीचर्स के लिए भी एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस मोमेंट पे जब आप जेई के एक इंपॉर्टेंट मोमेंट पे खड़े हैं, उस वक्त आप थोड़ा क्वालिटी को समझिए, थोड़ा यूनिकनेस को समझिए, और थोड़ा इस चीज को समझिए कि आपको किस जगह अपनी बात पूछने का, डिस्कस करने का मौका मिल रहा है, कहां पर आप डायरेक्टली कनेक्टेड है टीचर्स से। वो वाली चीजें बहुत मैटर करती हैं। आप सोचिए, मेरे बैच के सारे बच्चे मेरे से व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, ऑलमोस्ट सबसे तो मेरी फोन पे कितनी बार बात होती है, आप मेरे बैच के बच्चों से बात करके पूछ सकते हैं इस बारे में। आगे अगेन, जो बच्चे कहीं भी पढ़ रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, किधर पर पढ़ रहे हैं, वो सब एकेडजा दोस्त चेकआउट कीजिए। देखो, पढ़ाना अलग चीज है, लेकिन रैंक आती है सेल्फ स्टडी से। एकेडजा दोस्त आपको सेल्फ स्टडी में एक्चुअली हेल्प कर सकता है। आपके कई सारे ऐसे इश्यूज होंगे कि मेरा बैकलॉग हो गया, मैं परेशान हूं, बैकलॉग कैसे कवर करूं, तो उसमें एक है बैकलॉग का टूल है, आप उसमें डालो कि मेरा ये पोर्शन बैकलॉग है, उसमें फिल्टर लगा के आप खट करके अपना एक बैकलॉग प्लान बना सकते हो, फिर उस बैकलॉग प्लान को एग्जीक्यूट करो। आपको लेट से 10 दिन में पूरी ऑर्गेनिक रिवाइज करनी है, तो 10 दिन डाल के आप ऑर्गेनिक का रिवीजन प्लान उसमें बना सकते हो, और उसके साथ साथ उसका कंटेंट भी वहीं पे मिलेगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मतलब जो आपको हेल्प कर सकती हैं। आपको मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं आ रहे, जैसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना मैथ्स में, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, हाउ मेनी रियल रूट्स, कहां ढूंढोगे, कैसे ढूंढोगे, टेलीग्राम पे सर्च करोगे इधर उधर, सिंपली जाके हमारे सिस्टम में आप सर्च कीजिए, आपको वो लाइन से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसका आप आराम से असाइनमेंट बना के करो सॉल्व, अपने हिसाब से असाइनमेंट बनाओ, कस्टमाइज करो, सॉल्व करो। प्राइस सिर्फ 2999 है, आप अच्छे से जानते हैं, प्राइस कोई ज्यादा नहीं है, बट ये डिफरेंस हो सकता है आपके और बाकी बच्चों के बीच में। उसके अलावा जो बच्चे हमारे लेक्चर्स को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, मैं तो हैरान था, मुझे लगा था कि यार हम इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, उसमें व्यूज वगैरह कहाँ है, फिर रियलाइज हुआ कि पढ़ाई के वीडियोस में तो कहीं भी व्यूज नहीं आ रहे। बड़े बड़े दिग्गजों के, जिनके इतने पीआर और वो सब चल रहा है, जितने फैन चैनल चल रहे हैं, ये सब चल रहा है, वो हो रहा है, ये है, 10 पूरी टीम बैठी है, उनके भी पढ़ाई पे वीडियोस पे नहीं आ रहे जितने हमारे आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सब बच्चों का हाथ जोड़ के धन्यवाद कहता हूं कि आप लोगों ने इतना हम लोगों को सपोर्ट किया। मैं उस सपोर्ट को समझ नहीं पा रहा था, तो आज मैं समझाऊं, और प्लीज ये सपोर्ट बनाए रखिए। और इसी सपोर्ट के लिए मैं एक बार हमारा जो बैच का सिलेबस है उसको खत्म होने के बाद मैं एक प्रैक्टिस सेशन, पावर ऑफ बैच की बहुत डिमांड आई है, पावर ऑफ बैच के लिए लाइन से मैं मैथ्स के सारे चैप्टर्स को खट 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 करके रिवाइज कराऊंगा जेई से पहले। और सब लोगों के लिए आई थिंक ये वीडियो में अगर मजा आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय बाय।